प्रस्तुति है। हेलो बच्चों, आज है 2 अगस्त, यानी अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और आपने देखा होगा ना, रिमझिम बरसात भी पड़ने लगी है, कहीं कहीं कम, कहीं कहीं ज्यादा। तो भाई अब जब ये बरसात आती है ना और अगस्त का महीना आता है तो त्योहारों की रिमझिम भी अपने साथ लेकर के आती है। तो भाई मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात कही है मीना ने। समझ गए ना? अभी शिक्षा वाणी में मीना की जो कहानी है ना, उसमें उसकी बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। तो चलिए भाई, मनीषा दीदी आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता देती है। आज सबसे पहले मीना की कहानी जरा सुनो ना, उसके बाद हम सुनेंगे कक्षा 4 के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 11 अच्छा कहना मिलकर खाना, और फिर कक्षा 9 के विद्यार्थी सुन पाएंगे विषय उर्दू का पाठ 2 बहादुर शाह का हाथी। तो भाई अब तक तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनते आ रहे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन आज की कहानी जो मीना की कहानी है ना, वो भी यही है, जरा सुनो ना। तो जरा ध्यान से सुन लो मीना की कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सब करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी मेरे साथ। क्या कहा? कहाँ? अरे भाई मीना के स्कूल, और कहाँ? आज उसके स्कूल में गांधी जयंती की तैयारियां जो होने वाली है, जल्दी चलो हम भी देखते हैं। अरे बहुत सुंदर लगा दो, ये देखो बहुत मजा आएगा। ये मैं लाया हूँ, इसे भी सजा दो। मैं भी थोड़ी मदद करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि कल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। जी बहन जी, गांधी जयंती यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। हाँ मीना, और हमारे सरपंच जी ने ये फैसला किया है कि इस बार गांधी जयंती अपने स्कूल में मनाई जाएगी। और इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे साथ वाले गांव के सरपंच प्रधान जी। अब तुम मुझे ये बताओ कि कल के समारोह में हम प्रधान जी के सामने कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करें? मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना बताओ। कमल भैया है ना, कमल भैया। कमल भैया? शोभा काकी के बेटे। हाँ हाँ, कमल तो शहर में काम करता है ना? वो कुछ दिनों के लिए यहीं आए हुए हैं बहन जी। अच्छा, लेकिन कमल हमारे समारोह में आके क्या करेगा? बहन जी, कमल भैया गांधी जी के जीवन पर बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक अखबार में गांधी जी पर एक लेख भी लिखा था। अखबार में छपा था। अरे वाह मीना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, तुम और सुमी शोभा काकी के घर जाके कमल को हमारे कार्यक्रम के बारे में समझा दो, ठीक है? जी बहन जी। एक और बात, प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसीलिए कमल से कहना कि वो 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाए। प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसीलिए कमल भैया से कहना है कि वो 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाएं। समझ गई बहन जी? और हाँ, कमल से ये भी कहना कि वो पैंट शर्ट नहीं, धोती कुर्ता पहन के आए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, है ना बहन जी? हाँ सुमी। मीना, कमल को ये भी कहना कि भाषण ज्यादा लंबा ना हो। 10:30 बजे आना है, धोती कुर्ता पहन के आना है और भाषण ज्यादा लंबा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना बहन जी? बिल्कुल ठीक। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है मीना कि तुमने मेरी हर बात को ध्यान से सुना और उन्हें दोहराया ताकि तुम कुछ भी ना भूलो। शाबाश। लो भाई,
मीना और सुनी तो कमल के घर पहुंच गईं। कमल तो मजे से नींबू पानी पीता हुआ अपने घर की टूटी हुई खिड़की जोड़ रहा है। कमल भैया। अरे मीना, सुम्मी, आओ आओ, नींबू पानी पियोगी? नहीं कमल भैया, हम स्कूल से खाना खा के आए हैं। कमल भैया, कल हमारे स्कूल में गांधी जयंती समारोह मनाया जाएगा। मीना, जरा वो कील का डब्बा देना। ये लीजिए भैया। तो मैं कह रही थी कि कल गांधी जयंती है, यही ना? वो तो सभी जानते हैं। कमल भैया, मैं कह रही थी कि कल आप हमारे स्कूल में आके गांधी जी के जीवन के बारे में 2 शब्द कह दो तो। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है ये खिड़की। मीना, जरा वो बड़ी वाली कील देना। ये लीजिए भैया। तो मैं कह रही थी कि तुम्हें गांधी जी पे मेरा लिखा हुआ लेख चाहिए ना, ले जाना। नहीं कमल भैया, हम तो कह रहे हैं कि अगर कल आप स्कूल आके गांधी जी के जीवन के बारे में 2 शब्द कह सके तो। ठीक है, आ जाऊंगा। भैया, कल के समारोह के मुख्य अतिथि साथ वाले गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसलिए बहन जी कह रही थी कि आप 10:30 बजे स्कूल आ जाना। ये खिड़की अभी भी ठीक से बंद क्यों नहीं हो रही है? क्या गड़बड़ है? कमल भैया, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, पहुँच जाऊंगा। कमल भैया, एक बात और है। अगर आप कल पैंट शर्ट की जगह धोती कुर्ता पहन के आए तो। हाँ, समझ गया। एक बात और कमल भैया, बहन जी कह रही थी कि भाषण ज्यादा लंबा ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खिड़की पे लाल नहीं, पीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना मीना? पीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा ना? हाँ, लेकिन हम कह रहे थे कि भाषण कितना लंबा हो, यही ना? हाँ, क्योंकि प्रधान जी ने। हाँ, सब पता है मुझे। तुम दोनों जाओ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। और अगले दिन स्कूल में मीना, 11 बजने वाले हैं। ये कमल अभी तक आया क्यों नहीं? तुमने उसे ठीक से तो बताया था ना? जी बहन जी, मैंने कमल भैया से कह दिया था कि उन्हें 10:30 बजे स्कूल आना है। अब क्या करें? वो आ रहे हैं कमल भैया। ओहो, इसने तो पैंट बुशर्ट पहनी हुई है। मीना, सुमी, तुमने कमल को धोती कुर्ता पहन के आने के लिए नहीं कहा था? कहा था बहन जी। तुम दोनों कमल को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ, तब तक मैं उसके भाषण की घोषणा करती हूँ। जी बहन जी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ दोस्तों, ये सच है कि बापू ने अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए। अरे ये कमल तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अकेले अपने दम पर वो देखो मीना, प्रधान जी बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं। अब क्या करें? अहिंसा का रास्ता ही सच्चा रास्ता है और हम सबको भी। कमल भैया का भाषण बंद कराने का एक तरीका है बहन जी। जल्दी से बताओ दीपू, वरना ये तो आज चुप ही नहीं होगा। हम सब एकदम से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सबको लगेगा कि भाषण खत्म हो गया है और फिर वो सब भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे और कमल भैया भी अपना भाषण खत्म कर देंगे। हिंसा से नफरत। तालियों की आवाज सुनते ही प्रधान जी ने राहत की सांस ली। वो खड़े हुए और सबको हाथ जोड़ के वापस चले गए। कमल नाराज होकर बहन जी के पास पहुंचा तो बहन जी ने उससे कहा कि कमल, मीना और सुमी ने तुम्हें कहा भी था, लेकिन तुम आए भी देर से, धोती कुर्ता भी नहीं पहना और भाषण भी इतना लंबा लिखा जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओह, ऐसी बात थी। ये सारी गलती मेरी ही है बहन जी। खिड़की ठीक करने के चक्कर में मैं मीना और सुमी की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुन पाया था। तुम सब भी ध्यान से सुन लो बच्चों। जैसे कल मीना ने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और सुनने के बाद उन्हें दोहरा के याद की, ऐसे ही तुम सब भी हर बात सुनते समय अपना पूरा ध्यान लगाना और जो भी सुनो उसे मन ही मन या जोर से दोहराना। ऐसा करने से तुम कभी भी कमल की तरह नहीं भूलोगे, समझे? हर बात सुनते समय अपना ध्यान कहीं और मत लगाना और जो सुनो उसे मन ही मन या जोर से दोहराना। समझ गए? अरे वाह, ये बात तो बहुत अच्छी सिखाई मीना की बहन जी ने।
मैं भी आज से सबकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा और उसे मन ही मन या जोर से दोहराऊंगा। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। कभी न भूले बात कोई भी, उसे रहे सब याद। जो बातों को दोहराता है गौर से सुनने के बाद। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। टिप टिप बूंदें बारिश की जरा सुनो, सन 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 हवा चली जरा सुनो, कल 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 नदी बही जरा सुनो, छन 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 पायल बोली जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। जब भी बोलो, जब मुंह खोलो, सोच समझ कर शब्द चुनो। लेकिन पहले सामने वाले की बातों को जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। जब कोई बोले गौर से सुनना और सुन के दोहराना। सुनने में भी बड़ा मजा है, तुम भी सुनते जाना। हाँ, लिख के रख लो बात ये मेरी, इसको भूल न जाना। कोई जो बोले बीच में प्यारे, कभी न टांग अड़ाना। अरे कोई जो बोले बीच में प्यारे, कभी न टांग अड़ाना। नहीं सुनी जो बात ध्यान से याद न रख पाओगे। 1 मिनट में भूलोगे सब, बात में घबराओगे। हाँ, अगर किसी ने पूछ लिया कि कहा क्या मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। अरे ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। जब भी बोलो, जब मुंह खोलो, सोच समझ कर शब्द चुनो। लेकिन पहले सामने वाले की बातों को हाँ जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ब। सबसे पहले बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ सुमी, बताओ। बाईचुंग भूटिया। और बाईचुंग भूटिया कौन है? भारत की मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी। बिल्कुल ठीक। बहन जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि बाईचुंग भूटिया हमारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है मीना। चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ। बंदर। शाबाश। और बंदर को क्या खाना अच्छा लगता है? केले, मूंगफली, फल, पत्तियाँ। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब ब से शुरू होने वाली कोई चीज। बांसुरी। शाबाश कृष्णा। और पता है बांसुरी का नाम बांसुरी कैसे पड़ा? क्योंकि वो बांस की बनी होती है, इसलिए बहन जी। हाँ, अब बताओ ब से किसी जगह का नाम। बिहार। शाबाश मोनू। और बिहार की राजधानी का नाम है पटना। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली
110003। ये सबका जीना चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भी सुन रहे थे मीना की कहानी जरा सुनो ना। देखा, ध्यान से न सुनने का नतीजा कितना खराब निकला ना। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि हम आपके लिए आकाशवाणी के माध्यम से जो भी पाठ लेकर के आते हैं, शिक्षावाणी का जो कार्यक्रम लेकर के आते हैं, वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर हुआ नहीं और आपका पाठ जो है वो पूरा सुनने से आप रह जाएंगे और फिर होगा किसका नुकसान? आप ही का नुकसान। तो भाई आपको जरा ध्यान से सुनना है। क्या अगला पाठ कक्षा 4 के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन से पाठ 11 अच्छा खाना मिलकर खाना, और आपके लिए इस पाठ को लेकर आ रही हैं अध्यापिका जी निरंजना पवार। प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण विषय का पाठ 11 अच्छा खाना मिलकर खाना पर बात करेंगे। अच्छा खाना, आह, खाने का नाम सुनते ही हमारे जीभ पर पानी आने लगता है। कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान हमारी कल्पना में हमें दिखने लगते हैं, और जब हम खाना साथ मिलकर खाते हैं तो और भी उसका स्वाद बढ़ जाता है और अधिक अच्छा हो जाता है। बच्चों, आप लोग भी विद्यालय में अपना खाना घर से लाते हो और फिर जब खाने के लिए छुट्टी मिलती है तब सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। वैसे ही कपिला और उसका परिवार तथा गांव के और बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे होते हैं। गांव के लोग सभी अपने अपने घर से कुछ न कुछ सामान लेकर आते हैं। कोई आटा लाता है, कोई दाल लेकर आता है, तो कोई घी लेकर आता है। कपिला के पिताजी भी गांव के लोगों के साथ मिलकर लकड़ी इकट्ठी करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? ये लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं आग जलाने के लिए, क्योंकि गांव की सभी महिलाएं मिलकर आज दाल बाटी व चूरमा बनाने वाली है। इसलिए गांव की सभी महिलाएं भी काम में लगी हुई है। कोई बाटी के लिए आटा गूंथ रही है तो कोई दाल साफ कर रही है। बच्चों, दाल बाटी चूरमा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है और भूख तो जरूर लग गई होगी। दाल बाटी के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यह शब्द नए भी होंगे। इसमें दाल तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों, आपको पता है बाटी कैसे बनती है? बाटी बनाने के लिए जिस प्रकार रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उसी प्रकार बाटी के लिए भी आटा गूंथते हैं। लेकिन इस आटे को गूंथते समय इसमें थोड़ा घी डाला जाता है और फिर आटा गूंथा जाता है। उसके बाद जैसे रोटी की लोई बनाते हैं वैसे ही इसमें भी लोई बनाते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी लोई बनाते हैं और उसको बेला नहीं जाता है, सीधे ही आग में पकाया जाता है। यह भोजन राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन में से एक है। विशेषकर यह मारवाड़ क्षेत्र में अधिक बनाया व खाया जाता है। गांव की सभी महिलाएं दाल बाटी चूरमा बना रही है। कपिला भी दरिया बिछाने व सफाई करने में सबकी मदद करने लगी। फिर कपिला ने अपने पिताजी से पूछा, आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम सब मिलकर गोठ मना रहे हैं। यह सुन कपिला ने अपने पिताजी से पूछा, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग साथ मिलकर गोठ करेंगे। बच्चों, यह बार बार गोठ शब्द आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि एक से अधिक परिवार साथ मिलकर
अपने अपने घर से सामान लाकर सामूहिक भोज बनाते हैं व साथ बैठकर खाते हैं, उसे हम गोठ कहते हैं। इस सामूहिक भोज का आयोजन गांव वालों ने ईश्वर से अच्छी बरसात होने व अच्छी फसल की कामना करने के लिए किया है, जिससे दाल बाटी व चूरमा बनाया गया। ऐसे सामूहिक भोज जहां सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। ये हमें हमारी संस्कृति से परिचित कराते हैं। लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है, एकता बढ़ती है और जब सभी एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी मिलती है और वे आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं और साथ बैठकर खाने पीने का तो आनंद ही कुछ और होता है। हमारे यहाँ अलग अलग अवसरों पर अलग अलग खाना बनता है। अक्सर गोट जहाँ होती है वहाँ दाल बाटी चूरमा बनता है। वैसे ही मारवाड़ में जब हरियाली अमावस्या आती है तो यहाँ खीच बनता है। मारवाड़ में खीच गेहूं व बाजरी दोनों का बनता है और इनके साथ बनती है गलवानी। यह गुड़ से बनाई जाती है। बच्चों, गेहूं का खीच अक्षय तृतीया पर भी बनाया जाता है और साथ में गलवानी भी। बच्चों, जैसे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खीच बनता है, उसी प्रकार मेवाड़ क्षेत्र में हरियाली अमावस्या पर शौक से मालपुए बनाए जाते हैं। इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बनाए जाते हैं। इसके अलावा जयपुर में गणगौर पर्व पर भी घेवर बनाया जाता है। बच्चों, सोचो और कौन-कौन से पर्व पर क्या-क्या मिठाइयाँ व खाना बनता है। जैसे बसंत पंचमी के दिन स्कूलों में बूंदी के लड्डू बंटते हैं। और कब-कब स्कूल में लड्डू बंटते हैं? हाँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भी लड्डू बांटे जाते हैं। बच्चों, इतनी अच्छी मिठाइयों के नाम सुनते ही मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे शीतला सप्तमी की। यह होली से 7 दिन बाद आती है। इस दिन ठंडा खाना खाया जाता है और इस दिन के लिए विशेषकर कैर सांगरी की सब्जी, पूड़ी और दही चावल बनाए जाते हैं, जो एक दिन पहले बनाकर दूसरे दिन ठंडा खाना खाया जाता है। शीतला सप्तमी को ठंडा खाना खाने के पीछे यह मान्यता है कि इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और उसके बाद ठंडा खाना खराब भी हो सकता है, अतः नहीं खाना चाहिए। बच्चों, अब आज आप घर में बैठकर एक सूची तैयार करना कि किस किस त्योहार पर कौन कौन सा खाना बनता है। इसमें आप अपनी मम्मी की सहायता भी ले सकते हो और अपने गुरुजी की भी। बच्चों, कई बार गर्मियों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है। कभी-कभी बड़े आयोजनों में बना खाना भी खराब हो जाता है और खराब खाने को फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये खाना खाने पर हम बीमार पड़ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि खाना खराब क्यों होता है? अक्सर खाना गर्मी अधिक होने पर और ज्यादा समय पड़े रहने से खराब हो जाता है। अब हमें यह पता कैसे चले कि खाना खराब हो गया है? तो बच्चों, हमें खाने को परखना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की बदबू तो नहीं आ रही है। खाना अधिक समय से पहले तो नहीं बना है, क्योंकि गर्मी में 5 से 6 घंटे बाद खाना यदि ठंडी जगह पर ना रखें तो उसके खराब होने की संभावना बन जाती है। कई बार रोटी पर फफूंद आ जाती है तो उससे पता चलता है कि वह खराब हो गई है। हम तो सब्जी बनाते हैं, उसे भी पहले अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए कि वह खराब तो नहीं है, ताकि हमारी सब्जी खराब ना बने। बच्चों, कई बार हम खोमचे वाले से होटलों में या बाहर खाना खाते समय यह खाना खराब तो नहीं होता है, पर स्वच्छ है या नहीं यह हमें पता नहीं चलता। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में
उपयोग ली जाने वाली सामग्री स्वच्छ हो, जैसे खाना बनाने वाले बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ हो। खाना बनाने वाली जगह धुली हुई व साफ हो। खाना बनाने वाले हाथ साफ हो। खाना बनाने में काम आने वाला पानी स्वच्छ हो। खाना ढका हुआ हो, क्योंकि यदि खाने को ढककर नहीं रखेंगे तो उसमें मच्छर, कीड़े गिरने की भय रहेगा और उसमें खाना खराब हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम साफ, शुद्ध और ताजा खाना खाएं। हमारे खाने में दालें, सब्जियां, फल, दूध आदि विविध खाद्य सामग्री भी होनी चाहिए। बच्चों, फल सब्जी तुम रोज खाना, सेहत खूब बनाना। इतने विटामिन होते भरपूर, बीमारी को करते यह दूर। बच्चों, हमें हमारे खाने में फल को भी महत्व देना चाहिए। हमें एक फल रोजाना खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फलों से हमें सभी विटामिन मिल जाते हैं जिनसे हम स्वस्थ रहते हैं। यह फल सब्जियां हर मौसम के अलग-अलग होते हैं और मौसम के अनुसार ही आने वाले फल व सब्जियों को खाना चाहिए। जैसे सर्दी के मौसम में खाई जाने वाली सब्जियां मटर, आलू, गोभी, मूली, पालक, गाजर आदि होती है। इसी प्रकार सर्दी के फल संतरा, किन्नू, अनार, सेब, शकरकंद, कीवी, आंवला, अमरूद आदि। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में खाई जाने वाली सब्जियां लौकी, टिंडा, गवारफली, बैंगन, ककड़ी, टमाटर, खीरा, भिंडी, करेला, पालक, पुदीना आदि। और फलों में है तरबूज, खरबूजा, अंगूर, नारियल, पपीता, नाशपाती, आम आदि। बच्चों, हमें हर सब्जी व फल मौसम के अनुसार खूब खाने चाहिए ताकि हमें पर्याप्त रूप से सभी विटामिन ए, बी, सी, डी मिल सके, हम स्वस्थ रहें। और हाँ बच्चों, विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है। विटामिन सी हमें सभी खट्टे फलों से प्राप्त होता है जो स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करते हैं। बच्चों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लड्डू के बारे में बताया। लड्डू से बच्चों मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता याद आ रही है। लड्डू ले लो। तो आओ पहले यह कविता सुने। ले लो 2 आने के 4, लड्डू राज गिरे के यार। यह है धरती जैसे गोल, ढुलक पड़ेंगे गोल मटोल। इनके मीठे स्वादों में है बन आता इनका मोल। दामों का मत करो विचार, ले लो 2 आने के 4। लोगे खूब मजा लाएंगे, ना लोगे तो ललचाएंगे। मुन्नी, लल्लू, अरुण, अशोक हंसी खुशी से सब खाएंगे। इनमें बाबूजी का प्यार, ले लो 2 आने के 4। बच्चों, कैसी लगी यह कविता? अच्छी लगी ना? बच्चों, लड्डू भी कई तरह के बनते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, तिल के लड्डू, जो कि मकर संक्रांति पर खाए जाते हैं। इन सब के अलावा एक होते हैं गाल के लड्डू। इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। बच्चों, अब मैं आपको गाल के लड्डू के बारे में बताती हूँ। यह लड्डू मुख्य रूप से जोधपुर के कस्बे फलोदी के मशहूर हैं। बच्चों, यह बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। मैं आपको इसे कैसे बनाते हैं यह भी बता देती हूँ, ताकि आप अपनी मम्मी से बनवाकर भी खा सकते हैं। गाल के लड्डू बनाने के लिए गेहूं को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता है, जिससे वह सुबह तक फूल जाते हैं। इन फूले हुए गेहूं में से पानी निकालकर गेहूं को पीसकर इसकी लुगदी जैसा बना देते हैं। फिर इस लुगदी को हम कपड़े से छानते हैं, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। और बच्चों, इस लुगदी को ही हम गाल कहते हैं। जब हमारी गाल तैयार हो जाती है तो हम इसे पकाते हैं।
इसके लिए धीमी आंच पर कढ़ाई में घी डालकर गाल को सेकते हैं। जब यह सिकते हुए हल्का भूरा हो जाए तो इसमें मावा डाला जाता है और इसे गहरा भूरा होने तक सेकते हैं। जब यह अच्छा सिक जाता है तब हम इसे एक बड़े थाल में फैला देते हैं। दूसरी तरफ हम शक्कर की चाशनी भी साथ-साथ बनाकर तैयार रखते हैं, जिसे इस सिकी हुई गाल में गरम-गरम चाशनी मिलाते हैं। अब हम इस चाशनी व गाल को अच्छी तरह मिलाकर इसके गोल-गोल लड्डू बना लेते हैं। यह लड्डू 2 दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो बच्चों, अब आप फलोदी ना भी जा पाओ तो भी घर पर ही मम्मी से गाल के लड्डू बनवाकर खा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे बनाते समय स्वच्छता व सावधानी दोनों रखना आवश्यक है। इसी तरह हम घर पर बेसन के लड्डू, खीर, मालपुए, गाजर का हलवा, दाल का हलवा आदि मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जो व्यंजन घर में बनते हैं वह ज्यादा स्वच्छ होते हैं। उनके जल्दी खराब होने की संभावना भी कम होती है। यह मिठाइयाँ आपकी मम्मी को भी बनानी आती होगी। आप उनसे इनको बनाने की विधि के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ से हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने सामूहिक भोज के बारे में जाना। बच्चों, सामूहिक भोज में भाईचारा, प्रेम व सद्भावना बढ़ती है। हम एक दूसरे के रीति रिवाज के बारे में जानते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हमें भोजन की विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। अलग-अलग त्योहारों के अवसर पर क्या-क्या भोजन बनता है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई। नए-नए पकवान के नाम की जानकारी हुई। बच्चों, हमारे पाठ का नाम भी है अच्छा खाना मिलकर खाना। इसमें खाना शब्द 2 बार आया है। अच्छा खाना से यहाँ तात्पर्य है भोजन से, और मिलकर खाने से तात्पर्य भोजन को ग्रहण करने से। बच्चों, जब खाना मिलकर खाया जाता है तो उसका आनंद बहुत बढ़ जाता है। विभिन्न अवसरों पर जो पकवान बनते हैं, हमें उसकी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताजा होना चाहिए। इसलिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा खाना खराब ना हो। खाना ढककर रखना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मच्छर ना गिरे। इसके साथ आपने जाना आज फलोदी के प्रसिद्ध गाल के लड्डू बनाने का तरीका। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज के पाठ में आपको अच्छे खाने के बारे में नई जानकारी मिली होगी, जो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जल्दी हम फिर मिलेंगे। उम्मीद है हमारे सभी साथियों ने इस पाठ को बेहद 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 ध्यान से सुना होगा, क्योंकि भाई बहुत अच्छे खान-पान की बातें चल रही थी। तीज त्योहारों पर बनने वाले बढ़िया बढ़िया मिठाइयों और पौष्टिक भोजन की बात चल रही थी। तो भाई गाल के लड्डू तो हमने भी पहली बार ही सुने, तो आपके साथ साथ मैं भी ट्राई करूंगी कि गाल के लड्डू का टेस्ट कैसा होता है। तो आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत किया निरंजना पवार ने और इसकी समीक्षा की थी संयुक्ता गुप्ता ने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इन त्योहारों और मिठाइयों को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं और सुनते हैं कक्षा 9 के लिए विषय उर्दू का पाठ 2 बहादुर शाह का हाथी। और आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हैं हिना कौसर। अजीज तलबा, आज हम आपकी निसाब की किताब जान पहचान के सबक बहादुर शाह का हाथी का मुतालिया करने वाले हैं। ये सबक लिखा है मीर बाकर अली दहलवी ने। तो आइए सबसे पहले हम इस सबक के मुसन्निफ यानी इसके राइटर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। मीर बाकर अली दहलवी दहली के आखिरी दास्तां गो थे। बच्चों, यहाँ लफ्ज दहलवी पर आप गौर कीजिए। मीर बाकर अली दहलवी, दरअसल उनका नाम तो मीर बाकर अली था, लेकिन क्योंकि वो दिल्ली के रहने वाले थे इसलिए उनके नाम के आगे दहलवी लिखा जाता है। जैसे जोधपुर में रहने वाले जोधपुरी
और बीकानेर के रहने वाले अपने नाम के आगे बीकानेरी लिखते हैं या लिख सकते हैं। आमतौर पर अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग जैसे शायर या नस्र निगार इस तरह अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम लिखा करते हैं, जैसे राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी वगैरह। बच्चों, मीर बाकर अली एक दास्तां गो थे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि दास्तान किसे कहते हैं। दास्तान एक ऐसी कहानी को कहते हैं जो बहुत तवील यानी बहुत लंबी होती है और इसमें बहुत से किस्से और बहुत सारे वाक़यात का जिक्र होता है। इसमें राजा, रानी, जिन, भूत, परियां वगैरह के किस्से भी शामिल होते हैं। दास्तान इतनी लंबी होती है कि महीनों और कभी-कभी सालों तक सुनी, पढ़ी या देखी जाए तो भी खत्म नहीं होती। बच्चों, आपने अलिफ लैला का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, अलिफ लैला जो किसी जमाने में टीवी पर आया करती थी और कई महीनों तक ये खत्म ना हुई। ये अलिफ लैला एक दास्तां ही है। टीवी और रेडियो की इजाज़त से पहले लोग दास्तानें सुना करते थे। दास्तान सुनाने वाले शख्स को दास्तां गो कहा जाता था। मीर बाकर अली भी ऐसे ही एक दास्तां गो यानी दास्तान सुनाने वाले शख्स थे। वो दास्तान सुनाने के लिए दूर दूर जाया करते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में भी उन्हें बुलाया जाता था। वो रियासती पटियाला में दास्तानें सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे, यानी उन्हें दास्तान सुनाने के लिए बाकायदा नौकरी पर रखा गया। कुछ अरसे बाद आप पटियाला से दिल्ली आ गए। ये वो वक्त था जब सिनेमा वजूद में आ चुका था। धीरे धीरे सिनेमा ने दास्तान गोई के फन को खत्म कर दिया। सिनेमा में लोग कहानी को सुनने के बजाय देख सकते थे, और वो भी मौसीकी के साथ यानी म्यूजिक के साथ, जो देखने का मजा दोबाला यानी दुगना कर देता है। इस तरह धीरे धीरे लोगों ने दास्तानें सुनना छोड़ दिया और मीर बाकर अली बेरोजगार हो गए। इसलिए उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त बहुत ही गरीबी और मुफलिसी में गुजरा। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमल खां को तलाक दे दिया और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखीं। तो आइए मौला बख्श हाथी पर उनका लिखा हुआ मजमून बहादुर शाह का हाथी शुरू करते हैं। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नजर से नहीं गुजरा। जब उस पर अमारी कसी जाती तो वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। बच्चों, आपने देखा होगा कि हाथी की पीठ पर लकड़ी की बनी हुई एक कुर्सी रखी होती है, जिस पर हाथी का मालिक या महावत बैठता है। उस कुर्सी को हौदा या अमारी कहा जाता है। मुसन्निफ कह रहा है कि मौला बख्श हाथी इतना ऊंचा था कि जब उस पर अमारी रख दी जाती थी तो अमारी के साथ वो दिल्ली के किसी भी दरवाजे से खड़े होकर निकल नहीं सकता था। मुसन्निफ लिखते हैं, वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और उसी तरह अंदर दाखिल होता था। आप जानते हैं, पुराने वक्तों में शहरों की हिफाजत के लिए उनकी चारों तरफ दीवारें या बाउंड्री बनवा दी जाती थी, जिसे हम परकोटा कहते हैं। शहर में दाखिल होने के लिए उस दीवार में मुख्तलिफ सिमतों में बड़े बड़े दरवाजे बना दिए जाते थे। इन दरवाजों पर हर वक्त पहरेदार मौजूद रहते थे। शाम के वक्त इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था ताकि कोई शख्स शहर में दाखिल न हो सके। ये दरवाजे जिस शहर की तरफ खुलते थे, उन्हीं शहरों या कस्बों के नाम पर उन दरवाजों के भी नाम रख दिए जाते थे। जैसे नागौर की तरफ खुलने वाले दरवाजे को नागौरी दरवाजा और जालोर के जानिब खुलने वाले दरवाजे को जालोरी दरवाजा कहा जाता था। इसी तरह दिल्ली में एक दरवाजा था जिसका नाम लाहौरी दरवाजा था। मौला बख्श के लिए उस दरवाजे से गुजरना मुमकिन नहीं होता था, इसलिए बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर मौला बख्श ही के वास्ते यानी मौला बख्श के गुजरने के लिए इतना ऊंचा करा दिया कि वो माए अम्मारी यानी अमारी के साथ उस दरवाजे से गुजर जाए। अकबर शाह सानी के जमाने में यानी अकबर शाह सेकंड के जमाने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलबान यानी महावत बुखारा के एक सैयद थे। बच्चों, अरबी में हाथी को फील कहते हैं और फीलबान के मानी होते हैं हाथी को हाँकने या चलाने वाला, जिसे हम महावत भी कहते हैं। तो ये महावत एक सैयद थे। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू
यानी काबू से बाहर हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाबकर और दूसरी टांग सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा ही चीर डाला। बच्चों, हाथी की एक खास बात ये होती है कि जब हाथी मस्ती में आता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। उस वक्त उसे कुछ होश नहीं रहता और वो तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाता है। यही उस दिन भी हुआ कि हाथी मस्ती में आ गया और सैयद साहब को इस बात का इल्म ना हो सका, यानी वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हाथी के तेवर बदल चुके हैं। सैयद साहब की गफलत का फायदा उठाकर मौला बख्श ने उन्हें मार डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2-1.5 बरस का उसकी गोद में था। बच्चों, यहाँ एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है बेवा। बेवा उस औरत को कहते हैं जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए। क्योंकि सैयद साहब को हाथी ने मार डाला था, इसलिए उनकी बीवी को यहाँ बेवा कहा गया है। खैर, जब सैयद साहब की बीवी को इस बात की खबर हुई तो वो रोती पीटती वहाँ आई और अपने इस दूध पीते बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहने लगी, ले मुए, इसको भी मार डाल। औरतें जब किसी पर नाराज होती हैं तो गुस्से में उसे मुए कहकर मुखातिब करती हैं। मुआ के मानी कमबख्त और नामुराद वगैरह के होते हैं। बहरहाल इस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फौरन करता और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। मुसन्निफ बता रहा है कि मौला बख्श और सैयद साहब के इस छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती और ताल्लुक हो गया था कि उस बच्चे की मौजूदगी में मौला बख्श को जो काम दिया जाए वो उसे खुशी खुशी अंजाम देता था। मगर जैसे ही वो बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हो जाता, यानी मौला बख्श के सामने मौजूद नहीं होता, मौला बख्श के तेवर बदल जाते थे। वो किसी का हुक्म नहीं मानता बल्कि दंगा करने लगता, यानी हंगामा शुरू कर दिया करता था। इस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे, यानी उसके उम्र के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छीलकर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चड्डी तो दिलवाओ, यानी मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ, तो मौला बख्श अपनी सूंड से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता। जब लड़के ज्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छील कर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नजरें बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। मुसन्निफ के मुताबिक मौला बख्श हाथी की न सिर्फ रहमत अली से गहरी दोस्ती और ताल्लुक हो गया था, बल्कि वो उसके दोस्तों से भी मोहब्बत रखता था और उनकी फरमाइशें भी पूरी किया करता था और उनके साथ खेला करता था। मौला बख्श बच्चों को गन्ना छील छील कर देता था, उन्हें चड्डी देता था, यानी अपनी पीठ पर बिठाया करता था। मौला बख्श से गन्ना छिलवाने के लिए बच्चे कहते, मौला बख्श यारी आवे। ये एक तरीके का कोड वर्ड था जिसे बच्चे और मौला बख्श दोनों ही समझते थे। जब चढ़ कटा, यानी हाथी को रोटी खिलाने वाला शख्स मौला बख्श को रोटी देता, तो वो हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाछ से, यानी मुंह के किनारे से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गरज ब1000 दिक्कत, यानी 1000 मुश्किलों के बाद जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और वो बच्चा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता, वो रोटी ना खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था, यानी लड़कों से मौला बख्श की बड़ी दोस्ती थी। इतनी गहरी दोस्ती कि वो उनके बगैर खाना तक नहीं खाता था।
बल्कि अपने खाने में से उनको भी खाना खिलाया करता था और जब तक कोई बच्चा उसकी निवाले से ना खा ले वो भी नहीं खाता था। यानी अपने मुंह में जाने वाले हर निवाले को वो बच्चों के साथ बांटकर खाया करता था। इसी तरह बच्चों के साथ मौला बख्श एक खेल और खेला करता था जिसका जिक्र मुसन्निफ ने कुछ इस तरीके से किया है। जहां किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पांव उठा लेता था और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पांव जमीन पर रख देता। यानी नक्की आवे और घुटने की इस खेल के दो कोडवर्ड थे। नक्की आवे कहते ही मौला बख्श हाथी अपना एक पैर जमीन से उठाकर हवा में कर लिया करता था और घुटने के कहने पर वापस उस पैर को नीचे जमीन पर रख लेता था। ये खेल बिल्कुल स्टैच्यू और रिलीज जैसा ही खेल है जिसे आप भी आम तौर पर खेलते हैं। स्टैच्यू कहते ही वो बच्चा उस हालत में रुक जाता है जिस हालत में वो होता है और तब तक उसी हालत में उसे रहना पड़ता है जब तक कि आप उसे रिलीज कहकर अपनी हालत तब्दील करने का हुक्म न दें। यह एक बात बहुत ही दिलचस्प है जिसका जिक्र मुसन्निफ ने कुछ यूं किया है। अगर फील खाने यानी हाथी के रहने की जगह जहां बच्चे उसके साथ खेलते भी थे तो उस जगह की किसी मुलाजिम ने अगर बच्चों को मौला बख्श के साथ खेलते हुए धमकाया और बच्चे नक्की मांगकर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पांव उठाए खड़ा रहता। हर चंद सैयद साहब कहते वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब किसी की सुनते थे। जब उसी लड़के को बुला कर लाते जो नक्की मांग कर गया था और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पांव जमीन पर रखता। ये बात इस जानिब इशारा करती है कि जानवर अपने दोस्तों से न सिर्फ बहुत मोहब्बत करते हैं बल्कि खेल कूद में भी ईमानदारी का ख्याल रखते हैं। उनके मामलात खेल कूद और आम जिंदगी दोनों में एक जैसे होते हैं। वो इंसानों की तरह मौका मिलते ही धोखा या फरेब देने की फितरत से पाक होते हैं। मौला बख्श की इसी तरह की एक और आदत का जिक्र करते हुए मुसन्निफ लिखते हैं कि मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता और इस दौरान बाजार में कोई लड़का मिल जाता और वो कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श उस हालत में भी अपना एक पांव उठा लेता। चढ़कटा हर चंद कहता था बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाएं। जब तक वही लड़का घुटने की ना कह दे मौला बख्श टस से मस नहीं होता था। एक रोज फीलबान यानी महावत ने बादशाह से अर्ज की, हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक मौला बख्श ने लड़कों का इंतजार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया। रातिब यानी खुराक जो चढ़ कटा उसे खिलाया करता था, न पानी पिया। दूसरा रोज गुजरा। फीलबान यानी महावत ने बहुत कहा बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन यानी मजबूर होकर बादशाह के पास गया और अर्ज किया, हुजूर मौला बख्श ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फकीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते यानी इसलिए दिया है कि हम बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दे दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गरज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। तो देखा बच्चों आपने, ये थी उस हाथी की दोस्ती। मौला बख्श हाथी एक जानवर होते हुए भी अपने दोस्तों से कैसी मोहब्बत करता था कि उनकी एक दिन की जुदाई उससे बर्दाश्त न थी और उनके बगैर कुछ खा लेना तक उसे गवारा न था। इसीलिए बहादुर शाह ने मौला बख्श के लिए कितनी बड़ी और अहम बात की कि मेरा हाथी भी मेरी तरह फकीर तबीयत का है, यानी सादगी पसंद और दूसरों से मोहब्बत करने वाला और उनका ख्याल रखने वाला है। वो मेरी तरह अकेले कुछ खाना पसंद नहीं करता, बल्कि
जो कुछ उसके पास है उसे बांटकर खाना पसंद करता है। बच्चों, देखा आपने, एक तरफ इतने बड़े मुल्क का बादशाह है कि जिसके पास ताकत और दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन वो खुद को फकीर कहना पसंद करता है। दूसरी तरफ एक जानवर है जिसे किसी मदरसे या किसी मकतब में या किसी किताब के जरिए अखलाकियत का दर्स नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी वो अपने अंदर इतने अच्छे औसाफ रखता है। और एक बादशाह जिस पर उंगली उठाने या जिससे सवाल करने की किसी की जुर्रत नहीं हो, एक जानवर जिससे अखलाकियत की कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन दोनों बांट कर खाना पसंद करते हैं। कैसी अच्छी आदत है, कैसा उम्दा मिजाज है। बच्चों, हमें भी ये चाहिए कि जिंदगी में दूसरों के दुख, तकलीफ और परेशानियों में काम आए। अपने अजीजों, दोस्तों और साथियों का ख्याल रखें और उनका कभी भी साथ ना छोड़ें। मुसन्निफ आगे लिखते हैं कि मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो वो दोनों घुटने टेक कर और सिर को झुकाकर सलाम करता था। उसके मस्तक यानी माथा इतना बुलंद था कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, और जब बादशाह सवार होते तो निहायत ही अदब से सर नगू यानी सर झुकाकर चलता था। आओ बच्चों, अब इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी जानते चलते हैं। अमारी, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली कुर्सी जिसे हौदा भी कहा जाता है। बच्चों, ये हौदा या अमारी आपको अब किसी भी किले के म्यूजियम में आसानी से देखा जा सकता है। रातिब, जानवर के खाने या खुराक को रातिब कहते हैं। फील, हाथी को फील भी कहा जाता है और हाथी चलाने वाले को फीलबान कहते हैं। उसी तरह हाथी के रहने की जगह को फील खाना कहते हैं। चढ़कटा, फीलबान या महावत के असिस्टेंट को चढ़कटा कहते हैं। हाथी का ख्याल रखना और उसको वक्त पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी चढ़कटा की होती है। गाफिल, बेखबर। सरनगू, नगू के मानी झुके हुए के होते हैं, इस तरह सरनगू के मानी हुए सिर को झुकाए हुए। भाई वाह, कितनी गहरी मित्रता थी ना बहादुर शाह के हाथी की और सैयद। ये तो आप सब लोगों को पता है कि हम जिस जानवर को पाल लेते हैं या हमारे पालतू जानवर जो होते हैं वो अपनी जान दे करके भी हमारी रक्षा करना जानते हैं, पर भाई इस हाथी ने तो मित्रता का पूरा मायना हमें बता दिया। तो आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत किया हिना कौसर ने और इसकी समीक्षा की थी मजहिर सुल्तान जई ने। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मनीषा को दीजिए विदा। नमस्ते।